बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुना पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमला किया गया और बेशुमार मकामात के ऊपर किया गया और पै दर पै हमलों का सिलसिला जारी है। पहले इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम दिया गया, फिर ये कहा गया कि महदूद पैमाने पे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन महदूद पैमाने पे हमले जो हैं वो ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर किए गए हैं जो शहरी आबादी है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है और इत्तलात ये हैं कि ईरानी सदर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। एक ईरानी हुकाम ने बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे को ये बताया कि ये हमला जो है इसके अंदर अमरीका भी मौजूद था, अमरीका की मुशावरत मौजूद थी और अमरीका और इसराइल ने मिल के ये हमला किया है। इस हमले के मकासद क्या हैं? जब खित्ते के अंदर अमरीकी जंगी बहरी जहाज मौजूद हैं, जब गुज़श्ता कई हफ्तों से ये बात जारी थी कि अमरीका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है और जब गुफ्तो-शुनीद के 3 मराहिल तय पा चुके हैं और तीसरे मरहले में भी किसी एक फरीक की जानिब से इस बात से इनकार नहीं किया गया कि ये आखिरी दौर था और इसके बाद मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो इस सब के बावजूद इजराइल की जानिब से हमला क्यों किया गया? अमरीका की जानिब से इसकी इब्तदा क्यों नहीं की गई? खित्ते के ममालिक का इसमें किरदार क्या है और ईरान का रद्द अमल इस पे किस हद तक संगीन हो सकता है? इसी पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फॉरेन अफेयर्स के माहिर हैं, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं ईसा नकवी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नकवी साहब, मेरा जो आपसे गुफ्तो-शुनीद पे जो कल बात हुई वो तो इस मरहले पे हुई थी कि अफगानिस्तान के इशू के ऊपर बात की जाए, लेकिन आज जो डेवलपिंग स्टोरी है तो उसे पहले हिस्से में करते हैं। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका इससे पीछे क्यों हटा और इसराइल को एक फ्रंट स्टेट के तौर पे आगे क्यों किया? ये हमला इससे बड़े पैमाने पे या इससे तगड़ा अमेरिका ज्यादा कर सकता था बनिस्बत इसराइल के? देखिए, अभी तो ये 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो इतलात आ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप का जो इब्तदाई बयान है, अगरचे अभी हमें स्केल नहीं पता, हमें वॉल्यूम नहीं पता, लेकिन हमें ये मालूम है कि ये मुश्तरका हमला है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब इसकी तस्दीक कर दी है कि इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जो रीजन में ईरान की इमीडिएट नेबरहुड में जितने ममालिक हैं, वहां पर अमरीकी सफारत खानों में इस वक्त एक अलर्ट जारी किया गया है कि तमाम के तमाम जो स्टाफ है उसको शेल्टर्स में जाने का ऑर्डर अमेरिका ने दे दिया है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? उससे हमें ये अंदाजा होता है कि अमेरिका ना सिर्फ ये कि इस अटैक में शामिल है, बल्कि ये एक वन ऑफ या एक सिंगल वेव ऑफ अटैक नहीं है, ये कंटिन्यूड अटैक्स होंगे। अगरचे ये अभी टू अर्ली है कि हम इसके ऊपर कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर सकें, लेकिन याओव गैलेंट जो मिनिस्टर फॉर डिफेंस है इसराइल के, उन्होंने, आपके इल्म में होगा कि लगभग 14 घंटे पहले इस अटैक से एक ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा था कि आने वाले चंद हफ्ते, आने वाली चंद दिहाइयों को शेप अप करेंगे कि मिडल ईस्ट अगले कई दिहाइयों तक किस किस्म का होगा, वो अगले चंद हफ्ते तय करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक सिंगल वेव ऑफ अटैक नहीं है, एक से ज्यादा बज़ाहिर हमले जब होंगे बार डोनाल्ड बार। ट्रंप की बात करें कि हथियार डाल दो वरना मार दिए जाओगे, जो ईरानी पासदाराने इनकलाब को उन्होंने कहा है, तो इसका मतलब तो फिर यही है कि पै दर पै हमले तो होंगे, ये इब्तदा है और इसकी वेव जो है वो अगले कई दिनों तक फैलेगी। जी, पै दर पे हमले भी होंगे और उन हमलों का जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा वाज़ेह है। वो है कि ईरान में एक ऐसी रिजीम जो है वो लाई जाए, इस करंट रिजीम का खात्मा किया जाए। और जरा अगर हम जब इसको जूम आउट करते हैं तो हमें ये मालूम है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है इस पूरी दुनिया के हवाले से, जो कॉन्फ्लिक्ट्स का बिजनेस है, वो अमेरिका को सूट करता है। जो उसका सुपर पावर का स्टेटस है उसको बरकरार रखने में मदद देता है और अमेरिका एक कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करता है, दूसरी कॉन्फ्लिक्ट शुरू करता है। वो इराक जाता है, वो अफगानिस्तान जाता है, वो अफगानिस्तान से निकलता है, वो यूक्रेन जाता है, वो यूक्रेन से निकलने की बात करता है, वो ग्रीनलैंड शुरू करने की बात करता है, वो वेनेजुएला में अटैक करता है और वो फिर ईरान के खिलाफ बिल्डअप शुरू कर देता है। और खास तौर पर हर वो मुल्क जो चीन के करीब है, हर वो मुल्क जो रूस के करीब है, उनकी मुआशी नाकाबंदी, उनको जो है वहां पर रिजीम चेंज करना, वहां पर ऐसी हुकूमतें लाने की कोशिश करना जो हुकूमतें उनको सूट करती हों और वॉशिंगटन से पूछ कर अपनी पॉलिसी बनाएं, ये तो एक बड़ी एक नोन बात है। सबको मालूम है कि जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना है उसकी पॉलिसी, क्योंकि ये एक एग्रीड अपॉन बात है कि जो
करंट सेंचुरी है, जो मौजूदा सदी है, इस सदी में जो पावर का मरकज है, गुज़िश्ता 70-80 साल से एक यककुतबी दुनिया जिसमें सोल सुपर पावर हमें अमेरिका नजर आता है, जो बिला शिरकत गैर इस दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा है, वो ताकत का मरकज तब्दील होना है। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक हमा जहती, एक हमा कुतबी दुनिया जो है वो वजूद में आ रही है, जिसमें जो पावर सेंटर है वो शिफ्ट कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जिसके मरकज में चाइना मौजूद है। अब उस चाइना की पावर को, उस चाइना की जो एक आलमगीर बादशाह जिसको अमेरिका कहता है, जो उनका मंसूबा है वन बेल्ट एंड वन रोड, उसको काउंटर करने के लिए उनके बढ़ते असर रसूख को, उनकी अलायंसेस को वीक किया जा रहा है। अब चाइना के बैकयार्ड में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, वहां पर अमेरिका का जो एक क्लियर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि वहां पर शोरिश बाकी रहनी चाहिए, और फिर जिस जिस मुल्क के साथ चाइना के बड़े मुआहदे हैं, खासतौर पर ईरान जिसके साथ 25 साल का उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, जिसमें लगभग 400 अरब डॉलर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना फराहम कर रहा है ईरान को। ईरान उसके बदले में 25 साल तक हैवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर तेल की फराहमी आबनाए हुर्मुज के जरिए वो चाइना को कर रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अमेरिका को मालूम है कि अच्छा, अभी अभी का जो मंजरनामा है ईसा नकवी साहब, उस पे रजा पहलवी का एक बयान मंजर-ए-आम पे आया है, जो ये कहते हैं कि ईरानी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को बराह रास्त में पैगाम दे रहा हूँ, जो अमरीकी सदर ने वादा किया था वो पूरा कर लिया है, और ईरानी अवाम दोबारा सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हो जाएं, और ये जो डूबता जहाज है सुप्रीम लीडर का, इससे उतरें और अमरीकी नाव के अंदर आके बैठ जाएं, और ईरानी अवाम जो है वो मौजूदा हालात में घरों में रहें, पुरसुकून रहें। हतमी इकदाम के लिए वक्त का ऐलान जल्द करूंगा, अवाम सोशल मीडिया और सेटेलाइट चैनल से राबिते में रहें। क्या कारगर साबित होगा? माजी करीब में भी जो एहतजाज हुए थे, उस एहतजाज को जनाब ने कैश करवाने की कोशिश की थी, वो किस हद तक हुए, और अब की बार जो उनकी अपील है वो किस हद तक कारगर साबित होगी? अच्छा, ये जो रजा पहलवी है ना, इनका द फैक्ट कि अभी कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5-2 साल पहले की बात है। ये दीवारे गिरिया पर मौजूद थे बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, और इन्होंने वहां पर इसराइल की सलामती के लिए और इसराइल की सरबुलंदी के लिए, इसराइल के मजीद तवाना होने के लिए दुआएं भी की थी। और अच्छा, जब आप ईरान की बात करते हैं, ईरानियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि तमाम ईरानी जो है वो प्रो इनकलाब हैं या वो हिमायती हैं इनकलाब इस्लामी जो ईरान में आया। सही। जो बाइफर्केशन हम देखते हैं वो 60 to 60% अभी भी प्रो इनकलाब है, और बाकी लोग जिद्दे इनकलाब है वहां पर। अब जो लोग जिद्दे इनकलाब है वो सब के सब पहलवी के साथ नहीं है, वहां पर भी मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। रजा पहलवी बेसिकली वहां पर बाहर बैठकर इस सारी सिचुएशन में अपना एक वे बैक इनटू ईरान एंड ईरानियन पावर गेम, वो ये चाहते हैं कि अगर इसके नतीजे में अमेरिका और इजराइल वो अहदाफ हासिल कर लेते हैं जिनको लेकर वो मैदान में उतरे हैं, तो उनका चांस बन सकता है। बट इन दैट केस एज वेल, जब हम ईरान को स्टडी करते हैं, खासतौर पर मुझे कुछ टाइम भी स्पेंड करने का इत्तेफाक हुआ ईरान में, खासतौर पर जो ऑपरेशन तूफान अल अक्सा था उसके फौरी बाद आई वाज देयर। वहां पर जाकर आपको एक बात जरूर पता चलती है कि जो एंटी अमेरिकनिज्म है या एंटी जायनिज्म है, वो इनकलाब के प्रो या जिद्दे इनकलाब लोगों का मसला नहीं है। ये ईरान का एक मिल्ली जज्बा है समहाउ, कि एक नेशनल सेंटीमेंट है जो सहूनी रियासत के और अमेरिका के खिलाफ जज्बात रखता है, वहां का एक मिल्ली जज्बा है। तो इस सिचुएशन में कि जब इसराइल और अमेरिका मिलकर हमलावर होंगे, कोई शख्स अपनी पोजीशन ईरानियन मेंटालिटी को जो जानता हो उसको मालूम है कि वहां पर अवाम की सतह के ऊपर ऐसा नहीं होगा। अब सवाल ये है कि जो लास्ट ईयर हमने देखा 12 रोजा जंग, उस 12 रोजा जंग में उसका इख्तिताम कैसे हुआ? आपको याद होगा कि उसका इख्तिताम ऐसे हुआ था कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च करना पड़ा अमेरिका को, क्योंकि इसराइल जो इस जंग को जिसने आगाज किया था उस 12 रोजा जंग का, उसने कहा था कि हम तबाह कर देंगे, फरूदो भी हम तबाह कर देंगे, इस्फहान भी हम तबाह कर देंगे, नतांज भी हम तबाह कर देंगे। वो कुछ भी नहीं कर पाया, और हुआ क्या कि जो आयरन डोम दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता है, वो ब्रीच होने लग गया। उसकी बैटरी। अच्छा, नकवी साहब, आप क्या समझते हैं कि पहले हमला हो गया, चले
ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ने जवाबी तौर पे 30 मिसाइल दागे हैं। जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक की इत्तला है कि 30 मिसाइल्स जो हैं वो ईरान ने दाग दिए हैं। अब वो हदफ क्या बनाया गया है, हैफा है या उनकी बंदरगाह है या तल अबीब है या कोई भी और जगह जिसको माजी में हदफ बनाया गया था, अब मुस्तकबिल में या फिर हाल के अंदर हदफ बनाया जा रहा है, जो भी अहदाफ हों, इस हमले को क्या यही महदूद हमला समझें या फिर पै दर पै ईरान की तरफ से भी हमलों का आगाज हो चुका है? देखिए, अभी तो हम ये आपको कंफर्म, मैं जाहिर है कि हम मॉनिटर भी कर रहे हैं इसको, साथ साथ सिचुएशन को। ये कंफर्मेशन तो आ चुकी है कि कम से कम इस रीजन में 5 मुल्क ऐसे हैं जहां से ईरान ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर निकलने का हुक्म दे दिया है। उनके लिए हिदायतनामा जारी कर दिया कि आप मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और गालिबन कतर, ये वो ममालिक हैं जिसको ईरानियन सिटीजन छोड़ दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान ने इन ममालिक को टारगेट करना है, सही, या वहां पर मौजूद अमेरिकन बेसिस को, अमेरिकन एसेट्स को, अमेरिकन प्रेजेंस है इन तमाम ममालिक में। अगरचे अमेरिकन प्रेजेंस सऊदी अरब में भी मौजूद है, अमेरिकन प्रेजेंस दीगर ममालिक में भी मौजूद है, लेकिन उन ममालिक ने इस सिचुएशन में न्यूट्रल रहकर और वाज़ेह तौर पर ईरानियन लीडरशिप को ये पैगामात भिजवाए, बताया और अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होने दी, अपने जो फिजाई हदूद है, अपनी जमीनी हद है, अपने पानियों को इस्तेमाल नहीं होने दिया। तो जिन 5 ममालिक को फिलहाल डिक्लेयर किया है ईरान ने एज देयर लेजिटिमेट टारगेट, तो वो आपके सामने मैंने नाम रख दिया। अब जाहिर है कि सूरत हाल देखें, गुज़िश्ता रोज जुमे का जो खुतबा था, जो लोग ईरान को जानते हैं वो ये मालूम होगा उनको कि 3 शहर हैं या 3 मसाजिद हैं जहाँ का जुमे का खुतबा वहां की फॉरेन पॉलिसी के लिए, वहां की हुकूमत की पॉलिसी के लिए एक पॉलिसी डिक्टेशन की हैसियत रखता है। तेहरान में, कुम में और मशहद में जो जुमे का खुतबा है, आप वो निकाल लें गुज़श्ता रोज का, आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीजें किस नहज के ऊपर पहुंच चुकी थी। और वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था और हर उस मीडिया को झूठा करार दिया था, CNN को करार दिया था और उसने उनके खिलाफ कहा था कि हम डेफमेशन जो है वो फाइल करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया कि हमने फरोदो की और नतांज की और फला जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको ऑब्लिटरेट कर दिया है, सफा हस्ती से मिटा दिया है, यानी आज से 1 साल पहले यही डोनाल्ड ट्रंप, यही अमेरिका बड़े शद्दोमत से ये दावा कर रहा था कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑब्लिटरेट कर दिया और कई दिहाइयां लगेगी ईरान को दोबारा से बिल्डअप करने में। और आज वो जिनेवा में बैठकर, आज वो ओमान में बैठकर, आज वो किसी और मुल्क में बैठकर ईरान से ये कह रहा है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें। तो वो आपने कौन सा था जो आपने तबाह कर दिया? अच्छा, एक चीज और बताइए, आखिरी जो डायलॉग हुए उसमें जो 60% यूरेनियम अफजूदा था, इनरिच जो यूरेनियम है उसकी एनरिचमेंट को 3.5 या 3.6 तक लाने की बात हुई और ग्रीन सिग्नल एक तरह से ईरान की तरफ से दिया गया कि अच्छा हम इतना भी कर लेंगे, लेकिन इस बात से इनकार किया गया कि जो एनरिचमेंट यूरेनियम है वो हम अमेरिका मुंतकिल नहीं कर सकते। ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल है। मिसाइल्स प्रोग्राम की जो रेंज है उसको कम नहीं किया जा सकता। हाँ, आप एनरिचमेंट की हद को कम करना चाहते हैं तो ये हम कर सकते हैं। इसके बावजूद इस हमले के मुहर्रिकात क्या दिखाई देते हैं? देखिए, ये लास्ट ईयर भी यही हुआ था। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जो 12 रोजा जंग थी इसराइल की और ईरान की, उससे पहले ऐन वो वक्त था जब मुज़ाकरात चल रहे थे और उन मुज़ाकरात में ईरानियन स्टेट मीडिया की तरफ से, ईरानियन ऑफिशियल्स की तरफ से, अमेरिकन ऑफिशियल्स की तरफ से, सबकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि बड़ा जबरदस्त चल रहे हैं मुज़ाकरात, ब्रेक थ्रू हो जाएगा, डील हो जाएगी, मामला सुधर जाएंगे। और दरमियान में इसराइल ने अटैक कर दिया और उस अटैक के नतीजे में क्या हुआ, द स्टोरी सबको मालूम है। अब भी जब मुज़ाकरात उस नहज पर पहुंचे, बेसिकली अमेरिका तो ये कह रहा है ना कि आप अपने सेंट्रीफ्यूजेस भी आप हमारे हवाले कर दें, अपनी न्यूक्लियर साइट्स तक एक्सेस भी दे दें, आप एनरिचमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब तो दूर की बात है। और वो जिन शराइत पर आ रहा था, बेसिकली उसका असल मकसद तो यही है कि ईरान में एक ऐसी हुकूमत कायम हो जाए, ईरान की जो करंट रजीम है, पासदाराना इनकलाब है, उसका जो है वो किसी तरीके से खात्मा हो जाए और वहां पर तेहरान में एक ऐसी हुकूमत बैठी हो जो हमें सूट करती है और जो दुनिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट आबी गुजरगाह है, जहां से मोर देन 20% ऑफ सी बॉर्न ऑयल पूरी दुनिया का ट्रांसपोर्ट होता है वहां पर, और उधर से निकल के जाने वाला तेल
वो हमारी मर्जी से मुमालिक हो जाए। हर वो मुल्क जिसको हम समझते हैं कि उसको मिलना चाहिए, उसको मिले। तो ज़ाहिर है कि इट्स अ बिग पावर स्ट्रगल, ये राइवलरी है। और ऑब्वियसली जो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक बड़ी इस वक़्त जो टग ऑफ वॉर है चाइना और अमेरिका के दरमियान, उससे फिर ये चीज़ें स्टेम करती हैं। अब ज़ाहिर है कि जो देखना है वो ये कि ईरान उसका स्टॉक पाइल, जिसके बारे में ये दावे किए गए गुज़िश्ता साल के ईरान ने अपना जो आर्सेनल है, जो अपना उनका स्टॉक पाइल है बैलिस्टिक मिसाइल्स का, उसको एग्ज़ॉस्ट कर दिया। बड़ी हद तक जो है वो उनका शायद खत्म हो गया है। अब इट इज़ एनीबॉडीज़ गेस, क्योंकि ईरान ने नहीं, अपने अगर देखा जाए जो पिछले एक महीने से मुख्तलिफ जो इतलात थी, यानी इस डायलॉग के अरसे के अंदर इजरायली मीडिया ये बार बार रिपोर्ट करता रहा कि ईरान का जो मिसाइल जखीरा है वो 12 रोज़ा जंग के बाद उन्होंने उसकी इस्तेदाद कार को मजीद बढ़ाया। और किसी ने तो यहां तक फिगर कोट किया कि 1000 मिसाइल तक, यानी 600 से 1000 मिसाइल तक एक महीने में बनाने की इस्तेदाद ईरान बना चुका था। अब उसकी मुस्तनद तादाद क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, या उसका जखीरा किस जगह पर रखा गया, इस ज़िमन के अंदर या तो इबहाम था या मुतजाद इतलात थी। और अभी भी हमला जब किया गया है तो इजरायली मीडिया ये क्लेम कर रहा था कि इजराइल सबसे पहले टारगेट कर रहा है उन जगहों को जहां पर ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को जखीरा कर रखा है। लेकिन हमें जो इतलात मौसूल हुई या जो हकाइक मंजर आम पे आए हैं वो तो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। तो अब अगर किसी न किसी हद तक वो खदशा मान लिया जाए इजराइल का कि इसके मिसाइलों का जखीरा बढ़ चुका है, तो फिर आने वाले दिनों के अंदर या आने वाले घंटों के अंदर मंजरनामा क्या होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो ईरान की जो बेसिकली सलाहियत है, दिफाई सलाहियत है, वो बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की है। उनकी एरियल पावर नहीं है, उनके यहाँ एक पोटेंट फ़िज़ाइया जो है वो मौजूद नहीं है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम लास्ट ईयर की वॉर अगेन वो हमारे सामने एक स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर हम परख सकते हैं कि पहले 50 मिनट में ईरान का इतना नुकसान हो गया जितना उसका ईरान इराक जंग में कई सालों में मिलाकर नुकसान नहीं हुआ था। कि पहले ही 1 घंटे में आपके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आपके पासदारान इंकलाब के कमांडर्स, आपके इंटेलिजेंस के आला तरीन अफसरान जो हैं, वो अपने घरों में, अपने ख्वाबगाहों में, अपने बिस्तर में मौजूद हों और उनको असैसिनेट कर दे इज़राइल। तो इज़राइल की एक बड़ी डीप पेनिट्रेशन जो है वो ईरान में है। और ईरान के पास जो बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं जो उसको बेसिकली बहुत ज़्यादा एक पावरफुल कंट्री बनाती हैं। एक जो उसकी गुज़श्ता कई दिहाइयों की रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की तैयारी है, उसमें जो अवाम का माइंडसेट है। दूसरा उसका जो रक़बा है, जो उसकी टेरेन है। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग पाकिस्तान से 2 गुना उनका रक़बा है और पाकिस्तान से 3 गुना कम उनकी आबादी है। तो ज़ाहिर है कि मसाइल जो है वो उनके कम हैं, वसाइल उनके बहुत ज़्यादा हैं, जभी पूरी दुनिया की आलमी पाबंदियाँ, अमरीकी पाबंदियों के बावजूद वो सर्वाइव तो कर रहे हैं। वो ब्लैक लिस्ट में है FATF की, उनके ऊपर तजारती पाबंदियाँ हैं, उनके ऊपर आलमी बैंकों के, आलमी कंपनीज़ के दरवाज़े बंद हैं, उसके बावजूद वो सर्वाइव कर रहे हैं। अब आ जाएँ आप उनकी सलाहियत की तरफ। एक देखें, आपको याद होगा कि जो एक अटैक हुआ था सऊदी अरब में जो अरामको की फैसिलिटी के ऊपर 2019 में, 2019 और फिर फॉलो में 2020 में भी अटैक हुआ। उसमें एक स्वॉर्मिंग जो है कहा जाता है, एक टर्म यूज़ होती है कि स्वॉर्मिंग की जाती है कि बैक वक़्त ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज़ मिसाइल का हमला करें। और जो आपका बेहतरीन दुनिया का दिफाई निज़ाम भी है, वो जब ओवरवेल्म हो जाता है, एक वक़्त में इतने टारगेट्स हवा में आ जाते हैं कि वो चीट हो जाता है, उसको नहीं समझ आती कि मैंने किसको टारगेट करना है। और जो एक यानी सेट ऑफ बैटरीज़ से इस तलाक को इसलिए मुतारिफ करवाया गया था कि ईरान ने जो इजराइल के ऊपर हमला किया था वो भी एक स्वॉर्म अटैक था, जिसमें तेज रफ्तार मिसाइल्स थे और कम रफ्तार से चलने वाले ड्रोन्स थे, जिस पे आयरन डॉम को या डेविड स्लिंग को या एरो 1, एरो 2, एरो 3 को ये नहीं पता चलता था कि सबसे पहले किसको निशाना बनाया जाए, ये कौन सबसे ज्यादा खतरा है। तो वहां पे AI को कंफ्यूज बुनियादी तौर पे किया जाता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। लेकिन अभी तो ये देखना है ना कि ईरान के पास अब ये सलाहियत किस हद तक मौजूद है और कितने दिन सस्टेन कर सकते हैं। इसका जो जंग का बिल्डअप है, ये बिल्डअप छोटा नहीं है। दिसंबर के आखिर में मुज़ाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ था। दिसंबर के आखिर में वार्निंग्स का सिलसिला जो है वो ईरान को शुरू हुआ था और लगभग 2 महीने इस जंग की तैयारी अमेरिका की तरफ से की गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन भेजा गया, अपना जो 5th फ्लीट है उसको फोर्टिफाई किया गया, उसको दुनिया के जदीद तरीन तैयारों को
जदीद तरीन दिफाई निज़ाम को वहां पर मुंतकिल किया गया, वहां मिसाइल्स मुंतकिल किए गए, अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं उस रीजन में उनको मूव आउट किया गया, कुछ को मूव इन किया गया। तो 2 महीने की लगभग तैयारी और बिल्डअप के बाद अमेरिका और इसराइल बिलाशुबा अपनी दिफाई सलाहियत के एतबार से, अपनी अटैक कैपेबिलिटी के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और सबसे पावरफुल मिलिट्री तो अमेरिका की है। और इसराइल जो है वो एक बड़ी पोटेंट मिलिट्री पावर है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो टेक्नोलॉजी के एतबार से भी बहुत आगे हैं। लेकिन अच्छा, कोई क्या इसका मतलब ये है एक चीज नकवी साहब और बताइए। आ, म, ईरान के अंदर जो इंटरनेट सर्विस है और मोबाइल फोन सर्विस है वो तकरीबन मुअत्तल हो चुकी है। हमने 12 रोजा जंग के अंदर ये देखा था कि खुद ईरान ने ये काम किया था ताकि वो केओस और टर्मोइल और मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसका फैलाव बहुत ज्यादा ना हो, ना नुकसानात की इत्तला इब्तदाई तौर पे दुश्मन को मिले, ना यहां की तैयारी की इत्तला उन तक पहुंचे। यह बुनियादी तौर पे उस वक्त हरबा आजमाया गया था। अब की बार भी जब ये हमले हुए हैं तो इत्तला यही है कि उनका जो टेलीफोनिक सिस्टम है और इंटरनेट सिस्टम है वो मुअत्तल हो चुका है। लेकिन इसराइल अब की बार क्लेम ये कर रहा है कि उसने साइबर अटैक किया है ईरान के ऊपर और ये सारा सिस्टम उनका जो जैम कर दिया है। अब हम माजी का तजर्बा देखते हुए कोई नतीजा निकालेंगे या इसराइल के मौकिफ को दुरुस्त तस्लीम करें? देखिए, साइबर अटैक्स तो रिपोर्ट हुए हैं। ईरानियन ऑफिशियल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर, ईरानियन स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर साइबर हमलों की इतलात तो कंफर्म खुद ईरानियन मीडिया ने की है। लेकिन उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने शटडाउन खुद किया है या वो साइबर हमला कामयाब हो गया और उसके नतीजे में उन्होंने उनका जो टोटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको जैम कर दिया है। मेरा ख्याल है कि ये लेस लाइकली है कि इसराइल ने ये किया। उसकी वजह यह है कि उनको ये सूट करता है कि वहां से इंफॉर्मेशन लॉन्डर हो रही हो, बाहर आ रही हो। इंटरनेट का, मोबाइल फोन का, नॉर्मल लैंडलाइन टेलीफोन्स का मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना इसराइल को खुद सूट नहीं करता, क्योंकि जो उनका रियल टाइम ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस है वो भी उसी पर बेस करता है, उस इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए कि ये तमाम चीजें इंटरनेट पर सोशल मीडिया डोमेन में मौजूद हों, उनको मालूम हो कि कहाँ क्या हो रहा है। और उस दौरान जो कम्युनिकेशन है विद इन ईरान उसको वो खुद जो है वो किसी तरीके से उसको हासिल कर सके और उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी चीजें जो है कर सके, या जो हमले वो कर रहे हैं, जो टारगेट्स वो चीजों को कर रहे हैं उस पर क्या चीजें सामने आ रही हैं। तो इसराइल को तो ये सूट नहीं करता। उनको ये सूट करता है कि ईरान के जो उनके दिफाई निजाम है, जो उनका एरियल डिफेंस सिस्टम है वो नाकारा हो जाए, वो ना चले, उसको वो जैम कर दें। बट जो नॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो इसराइल को सूट करता है कि वो चलते रहें। तो करीन इस कयास यही है कि जो आपने देखा कि जो फरवरी के आगाज में ईरान में जो सूरत हाल थी और जनवरी में जो सूरत हाल थी उसमें ईरान ने खुद अपना कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको बंद किया था। उनका इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा था। उनके यहाँ टेलीफोन कॉल्स, नॉर्मल टेलीफोन कॉल्स भी थ्रू नहीं हो रही थी और वो ईरान ने खुद किया था। अभी तो जाहिर है कि इसके ऊपर हम गैसवर्क ही अच्छा, कर सकते हैं। ये बताइए कि मुस्तकबिल करीब में, यानी आज के दिन, आज रात या कल के दिन, चाइना की तरफ से ईरान की मदद क्या हो सकती है? क्योंकि चीन बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, जिस तरह आपने पहले भी तज़किरा किया कि 25% अगर उसे कम कीमत के ऊपर ईरानी तेल मुहैया होता है तो उसके लिए बेटर ऑप्शन और क्या हो सकता था? वेनेजुएला उसके हाथ से निकल गया। वेनेजुएला वाला जो ऑप्शन था वहां से भी वो ऑयल जो परचेज कर रहा था। अब ईरान वाला ऑप्शन जो है वो भी अब तंगी में है। पिछले दिनों कुछ ये भी चीज़ें रिपोर्ट हुई कि जो कार्गो तैयारे हैं वो ईरान तेहरान के अंदर उतरे हैं। जो रिपोर्ट हुए, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग ये बताती हैं कि तैयारे मौजूद थे लेकिन तैयारों की जो नकलो हरकत है या उसके अंदर सामान है वो किसी को मालूम नहीं था। तो किस किस्म की मदद चाइना की तरफ से होती है? मैं फिर अगला सवाल जो है वो रशिया से मुतल्लिक करूंगा। देखिए, अभी तक जाहिर है कि चाइना जो है उसको स्लीपिंग जाइंट कहा जाता रहा। चाइना की फॉरेन पॉलिसी, चाइना की पूरी दुनिया के हवाले से पॉलिसी एक बड़ी डिफरेंट पॉलिसी है। अमेरिका की तरह नहीं है जो अपना मिलिट्री मसल शो करने के लिए हर जगह पहुंच जाता है, जिसने हर कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सादार बनना होता है, हर कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनना होता है। अपनी फौजें जो है उसने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर स्टेशन की हुई है। पूरी दुनिया में उसके पास मिलिट्री बेसिस जो है वो मौजूद है।
पैसिफिक से लेके अटलांटिक तक, मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप तक, एशिया से लेके जो है ऑस्ट्रेलिया तक, हर जगह पर अमेरिका की प्रेजेंस मौजूद है। चाइना डिफरेंटली ऑपरेट करता है। चाइना को क्या ये सूट करता है कि वो बरह रास्त जो है वो इस वक्त ईरान की कॉन्फ्लिक्ट में कूद पड़े? एक चीज तो की कि जैसे ही मिलिट्री बिल्डअप अपनाए हुर्मुज में शुरू किया अमेरिका ने, और जब ये इतला आई कि अमेरिकी बहरी बेड़ा जो है यूएसएस अब्राहम लिंकन वो वहां पर पहुंच गया है, तो रूस, चीन और ईरान ने मिलकर बहरी मशकें जो है उसका आगाज कर दिया। और उसको ये कहा गया कि देखिए ये तो ह्यूमन शील्ड बनाया गया है। ईरानी पानियों में जो चाइना है और रशिया है, इनकी नेवीज की मौजूदगी वो बाकायदा ईरान को एक शेल्टर फराहम करने के लिए है कि इस दौरान जब वो वहां पर मौजूद है अमेरिका जो है वो कोई हमला नहीं करेगा। और वो उनकी प्रेजेंस वहां पर रही। जो नोट टू एयरमैन है वो भी उस वक्त जारी किया गया। वहां पर फिजाई ऑपरेशन जो है वो ईरान ने फौरी तौर पर बंद कर दिए थे। लेकिन चाइना की अभी तक हमने ये देखा है कि वो जिस तरह कहते हैं कि पर्दे के पीछे बैठकर या कोवर्टली जो है वो अपने इत्तेहादियों को जरूर सपोर्ट करता है, लेकिन ओवर्टली कि खुद आ जाए मैदान में, खुद कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाए, अभी तक तो चाइना ने ऐसा नहीं किया। अच्छा, रशिया के हवाले से अगर देखा जाए तो रशिया के भी कार्गो जो तैयारे हैं वो ईरान पहुंचने की बातें मंजरेआम पे आती रही हैं। ईरानी जराए ये कंफर्म करते रहे कि आई ये चीज, अब उसके अंदर था क्या ये पता नहीं। डिफेंस सिस्टम बेहतर करने के हवाले से था, साइबर की सिक्योरिटी बेहतर करने के हवाले से कोई चीज़ थी, ये क्या कुछ था नहीं मालूम। लेकिन जो मुआहिदा हुआ उस मुआहिदे के हवाले से तो चीज़ों की जो तरसील है, जो दिफाई अशिया है, वो 2027 से 2029 के दरमियान में होनी थी। और रशिया के बारे में यह भी पाया जाता है कि जो भी मुआहिदा है उस मुआहिदे की बरवक्त तकमील नहीं हुआ करती। लेकिन अब की बार इस जंग से पहले अगर तैयारी अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं तो ईरान की भी तैयारी जारी थी। तो रशिया से मदद जो थी वो इन दिनों में क्या आई हो सकती है? देखिए, आप जिस वक्त इंटरनेशनल चेस बोर्ड के ऊपर देखते हैं, इफ ईरान गोज डाउन द कॉस्ट वुड बी टू मच फॉर रशिया एंड चाइना। ईरान अदरवाइज शायद उस तरीके से आप कहें कि रूस के लिए या चीन के लिए कोई उनके बरादराना ताल्लुकात हैं, या वो उनका मजहब सेम है, उनकी क्या लैंग्वेज सेम है, या उनकी हिस्ट्री सेम है, या वो पार्ट ऑफ द सेम जो है वो कभी एम्पायर रहे हो, उनका कोई शेयर्ड पास्ट हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कॉस्ट है कि इफ ईरान गोज डाउन तो उसका मतलब ये है कि रूस और चीन जो है उनको बहुत बड़ा धचका लगेगा। अमेरिका जो सुपर पावर का स्टेटस रखता है अभी भी उसके पास है, दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, लेकिन जो बड़ी तेजी से अपनी वो कदर खो रहा था और चीन उसको आलमी मंजरनामे पर रिप्लेस करता हुआ नजर आ रहा था, वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा और अमेरिका को मजीद कई दिहाइयां मिल जाएंगी अगर चाइना के या रशिया के जो करीबी इत्तेहादी हैं। जाहिर है कि ये दुनिया ऐसे ऑपरेट करती है, कोई भी मुल्क जाहिर है कि तने तनहा तो इस दुनिया पर हुकूमत नहीं करता। वो उसके लिए अलायंसेस होती है। अमेरिका की फाइव आइज अलायंस है, यूरोप के साथ है, नेटो के साथ है, क्वाड है, समिट ऑफ अमेरिका वो करता है। उस दुनिया जहां में उसने प्रोसेसेस बनाए हुए हैं, अपनी अलायंसेस बनाई हुई हैं, कोई मेजर नॉन नेटो एलाय है, उन तमाम बेसाखियों के बल पे उनको अपनी मर्जी की फॉरेन पॉलिसी डिक्टेशन देकर के वाशिंगटन की अबरू के इशारे के ऊपर वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं। तो इस बुनियाद पे वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करता है। तो इसी तरीके से अगर जिसको वो रोनाल्ड रेगन के दौर से ये कहना शुरू किया, जो एक्सेस ऑफ ईवल जिसको कहा गया, जिसमें आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इनको जोड़ के जो है वो कहा जाता था। और फिर जाहिर है कि रशिया तो उनका एक डिक्लेयर्ड नोन जो है वो एनिमी है। नेटो बनी ही रशिया के सोवियत यूनियन के खिलाफ बनी थी, और वो अपना डिक्लेयर्ड एनिमी या जो थ्रेट जिसको नंबर 1 करार देते हैं वो रशिया है, ये चाइना है। अब इस सारी सूरत हाल में जो बैसाखियां जो लाइक माइंडेड अंडर द रडार तो हैं, वहां पर रिजीम चेंज करवाना, वो वहां पर अपनी मर्जी की हुकूमतें कायम करवाना, उनको अनसेटल रखना, चाइना के बैकयार्ड में ट्रबल क्रिएट किए रखना, ये अमेरिका को सूट करता है। और अगर ये करने में अमेरिका कामयाब होता है तो चीन कब तक बैठकर देखता रहेगा? इसी तरीके से देखता रहेगा। अच्छा, मैं सवाल फिर ये करता हूं, आप क्या समझते हैं कि जो मकासद हैं अमेरिका के या इजराइल के,
वो मकासद उनको किस हद तक हासिल होते दिखाई देते हैं? ना तो 12 रोज़ा जंग के दौरान हासिल हुए, ना रजीम चेंज के ऑपरेशन में हासिल हुए, ना ये गुज़श्ता दिनों में होने वाले एहतजाज की सूरत में हासिल हुए, ना जंगी बहरे तैनात करके उसके दबाव करने की सूरत में हासिल हुए, ना मुज़ाकरात की सूरत में हासिल हुए। तो क्या अब जो तजर्बा किया जा रहा है वो पुराने तजर्बात से मुख्तलिफ है और अब के नताइज माजी के नताइज से मुख्तलिफ होंगे? देखें, अगेन इसके ऊपर सिर्फ गेस वर्क किया जा सकता है। जब मैंने आपसे इसी पॉडकास्ट के दौरान गुफ्तगू के आगाज में ये कहा कि 2 महीने अमेरिका ने और इसराइल ने बिल्डअप किया है, 2 महीने इसकी तैयारी की है, यानी कि ऑन ग्राउंड जो डिक्लेयर्ड तैयारी है। वैसे तो ऑब्वियसली आपकी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस होती है वो एक परसेप्शन ऑफ एनिमी पर ही कायम होती है। आपका एक दुश्मन आपके जहन में होता है, आप उसके मुताबिक अपनी जंगी सलाहियत जो है और इस्तादाद कार उसको बढ़ाते हैं। लेकिन जो नॉन डिक्लेयर्ड प्रिपरेशन है वो तो हमें 2 महीने से नजर आ रही है। तो क्या इस 2 महीने में जब अमेरिका और इसराइल ये बिल्डअप कर रहे थे, तो ये सवाल जेन्युइन बनता है कि आप खुद से पूछ लें कि क्या ईरान को नहीं मालूम था कि उसके खिलाफ हो रहा है हम्म। बिल्डअप, और हम्म। चाइना और रशिया को नहीं मालूम था कि उनका स्टेक क्या है? तो 2 महीने की उनकी भी तैयारी है। हम्म। ये 2 महीने की सिर्फ अटैक करने वालों की तैयारी नहीं है, बल्कि जिन पर अटैक हुआ है उनकी भी 2 महीने की तैयारी है। बट अगेन जो चीजें ऑब्वियसली हमारे पास इंफॉर्मेशन डोमेन में, पब्लिक डोमेन में मौजूद होती हैं, वो हमेशा बहुत ही डिफरेंट होती हैं। उसमें नारेबाजी भी होती है, उसमें अपना मिलिट्री मसल शो भी करना होता है, अपने लोगों का हौसला भी बढ़ाना होता है। देयर इज अ फेमस सेइंग, द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज ट्रुथ, कि जंग में सबसे पहले जिस चीज की मौत होती है वो सच है। हम्म। तो यहाँ पर अब ये हतमी तौर पर कह देना, जब जंग शुरू हो जाए तो फिर तो मैदान जंग में चीजें तय होती, फिर अंदाजों पे चीजें तय नहीं होती, फिर इस बात पर नहीं होती, जज्बात पर नहीं होती, नंबर्स पर नहीं होती, बल्कि उन नंबर्स के ऑन ग्राउंड परफॉर्म करने पर होती है। ये जाहिर है कि जो दुनिया की फेमस तरीन जंगों की जब हम बात करते हैं, तो जो वाटरलू मोमेंट था हम्म। नेपोलियन बोनापार्ट का, कि हम्म। जिसमें उसने ये इंतजार किया कि 5 घंटे में सूरज जो है वो मैदान को सुखा देगा तो मैं हमला करूंगा, और उतनी देर में प्रशियंस को ब्रिटिश आर्मी ने ज्वाइन कर लिया। और नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको दुनिया के अजीम तरीन जर्नैलों में शामिल किया जाता है, वो जंग हार गया, गिरफ्तार हुआ, हम्म। और वो उसका डाउनफॉल खत्म हो गया। दैट इज कॉल्ड द वाटरलू मोमेंट। बट ये किसकी वाटरलू मोमेंट है? ईरान कितना प्रिपेयर्ड है, रूस और चीन ने कितना अपना इसमें स्टेक समझते हुए, हम्म। बैक एंड पे रहते हुए क्या कुछ मदद कर दी है। अब तो सब चीज ये मैदान जंग में तय होगी। अच्छा, मेरा और मेरा मेरा फिर नकवी साहब एक अफगानिस्तान का आखिरी मिसाल, सवाल है आपसे कि इस वक्त खित्ते के अंदर जो जंगी बहरी जहाज मौजूद है, जिसके ऊपर फाइटर जेट्स मौजूद हैं, बॉम्बर जेट्स मौजूद हैं, हज़ारों एहलकार उसके ऊपर मौजूद हैं, उसका किरदार अब क्या होगा? क्योंकि जैसे आप बकौल आपके कि 5 ममालिक के अंदर अपने शहरियों को हिदायत उन्होंने जारी कर दी हैं, तो अगर वहाँ पे हमले होते हैं तो फिर खित्ते में और जो समंदर के अंदर जंगी जहाज़ मौजूद है उसके ऊपर भी एंटी शिप मिसाइल से हमला हो सकता है। तेज़ रफ्तार कश्तियाँ आबनाए हरमुज से निकल के उधर को भी जा सकती हैं। तो वहाँ से कितना फ़ाल किरदार अदा किया जा सकता है और उसके ऊपर हमले के किस हद तक खतरात हैं? देखिए, चाहे यूएसएस निमिट्स है, चाहे थियोडोर रूजवेल्ट है, चाहे यूएसएस अब्राहम लिंकन है या फोर्ड है, ये जितने भी बहरी बेड़े हैं अमेरिकी, ये 200-200 किलोमीटर के डायामीटर में अपने सिक्योरिटी हिसार के साथ मूव करते हैं। देयर इज हम्म। नो डाउट अबाउट इट कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उसमें अमेरिका से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, अमेरिका से ज्यादा एडवांस्ड हम्म। और अमेरिका से ज्यादा बेहतरीन जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो किसी के पास नहीं है। वो एडवांस व्हीकल्स, पेट्रोलिंग बोट्स, उसके हिफाजत करने वाले रडार से, जंगी हथियारों से, टॉर्पेडोज से लेस दुनिया के जदीद तरीन मशीनरी है जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं। चाहे वो 7th फ्लीट में स्टेशन हो, चाहे वो 5th फ्लीट में स्टेशन हो, और एक ऐसी सिचुएशन में व्हेन दे नो दैट दे आर गोइंग इन अ स्टेट ऑफ वॉर, तो वो उसके लिए तैयार भी हैं और उनके पास तमाम साजो सामान भी मौजूद है। लेकिन हर जंग की लिमिटेशंस हैं। हम्म। अमेरिका को ये सूट नहीं करता, दुनिया को ये सूट नहीं करता कि एक प्रोलॉन्ग्ड जंग, अभी जब हम बात कर रहे हैं, ये मैं आपको सिर्फ अंदाजे की बेस पे कह रहा हूँ, हम्म। इस पे मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हम्म। वी नो इट प्रैक्टिकली कि इस वक्त फिजाई हदूद इस रीजन में डिसरप्ट हो चुकी होगी।
इस वक्त आबनाए हुर्मुज बंद हो चुकी होगी, वहां से तेल की तरसील दुनिया को बंद हो चुकी होगी। सही। अब ईरान जो है वो तरने वाला नहीं है कि जिसको अमेरिका निगल लेगा। 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर, 8 करोड़ आवाम जो है, जिसकी एक मज़ाहमत की हिस्ट्री है, उसको निगल नहीं लेना इन्होंने। और उनकी मौजूदगी में ये अगर फ़िज़ाई हदूद भी बंद रहनी है हम्म, और हम्म, आबनाए हुर्मुज़ भी बंद रहनी है, दुनिया हम्म, को तेल की सप्लाई भी बंद रहनी है, हम्म। तो इसके ऊपर पूरी दुनिया चीखने लग जाएगी। इसकी अफोर्डेबिलिटी वीक्स की नहीं है। अच्छा, अब इसमें सवाल ये है इसमें कि इसमें आप क्या अमेरिकन समझते हैं कि वो मशरक़ वस्ता के अरब ममालिक जिन्होंने इब्तदाई तौर पे अमेरिका को ये कहा था कि हमारी फ़ज़ाई हदूद या ज़मीनी हदूद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे, अब उनका किरदार क्या होगा? वो तो पैगाम अमेरिका को था, इसराइल को तो था नहीं। अब इसराइल तो हमला कर चुका, तो अब फ़ज़ाई हदूद का या ज़मीनी हदूद का या इन सारी चीज़ों का लेना देना किस हद तक मुस्तनद है? देखिए, सवाल ये है कि अमेरिका ने किससे पूछना है? हम्म, किससे सवाल करना है? ज़ाहिर है कि आबनाए हुर्मुज़ में अगर अमरीकी बहरी बेड़ा मौजूद है या अरेबियन सी में मौजूद है, अगर वो इंडिपेंडेंट यूएन क्लॉज़ के मुताबिक इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं है, वो किसी न किसी के पानियों में मौजूद है, अगर वो 12 नॉटिकल माइल या 14 नॉटिकल माइल ऑफ यूएई है हम्म, या बहरीन है या कतर के कहीं करीब कुर्बो-जवार में मौजूद है, और हम्म, वहां से उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से जहाज उड़ रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं, तो वो ममालिक तो लामहला इसमें इन्वॉल्व हैं। और इस रीजन में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ के ऊपर ईरान ने कहा था कि इस जंग का दायरा हम पर हमला होगा। हम अमेरिका जाकर अमेरिका पर बराह रास्त हमला नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका पूरे रीजन में मौजूद है, हम्म, अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं, अमेरिकी इत्तहादी मौजूद हैं। दे विल ऑल बिकम लेजिटिमेट टारगेट्स। हम्म, अब उसमें वो किन बेसिस को, किन ममालिक को किस हद तक निशाना बनाता है, बनाने की सलाहियत रखता है, हम्म, ये तो ऑब्वियसली उसकी तैयारी अगेन वही गुज़श्ता 2 महीने में जो कुछ हो चुका, अब तो हम सारे इवेंट्स को अपने सामने अनफ़ोल्ड होता देख रहे हैं। हम्म, अब तो अंदाज़ों वाली बात नहीं रही कि फलाँ चीज़ हुई तो फलाँ हम्म, होगा। हम्म, हम्म, अब तो बात ये उस प्रैक्टिकल स्टेज पर आ गई है जहाँ पर ईरान ने 5 ममालिक से अपने शहरियों को हिदायतनामा जारी कर दिया कि आप ये ममालिक छोड़ दें। हम्म, इसका मतलब ये है कि दे हैव डिसाइडेड कि वो वहां पर स्ट्राइक करेंगे। सही। वो कामयाब होते हैं या हम्म, नहीं, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने ऐसा पहुंचा दिया है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। उनके जो थार्ड है, पैट्रियट है, और जो तमाम बैटरीज वो हम्म, आयरन डोम के लिए फराहम करती हैं, हम्म, वो तो मालूम है। इससे एडिशनल कोई एसेट्स मूव किए गए हैं, सही। पब्लिक डोमेन में, इंफॉर्मेशन डोमेन में ऐसी चीज मौजूद नहीं है। अब ईरान उसके ऊपर क्या करता है, कितना कर पाता है, दैट इज टू बी सीन। सही, यानी अब परतें खुलना शुरू होंगी और हर परत के नीचे जो है वो हकायक मंजर आम पे आएंगे और हर एक का किरदार नुमाया होगा और हर एक की ताकत जो है वो आया होंगी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में इसी मौजू पे साथ, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।